लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक में आधुनिक भारतीय इतिहास में आज 8वां चैप्टर ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। आज के चैप्टर में भी हम दो आज की क्लास में भी हम दो चैप्टर करेंगे, जिसमें 8वां और 9वां। 8वां चैप्टर है ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास और 9वां चैप्टर है ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास। तो शिक्षा और प्रेस दोनों से संबंधित आज के दो चैप्टर रहने वाले हैं। करते हैं आज की क्लास को शुरू। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किए। जो थोड़े बहुत प्रयास हुए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही हुए थे। 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिससे फ्रांसीसी और अरबी का अध्ययन होता था। इसका स्थापना का उद्देश्य कलकत्ता के मुसलमानों को खुश करना, मुस्लिम अभिजन वर्ग के युवाओं को जिम्मेदार व लाभकारी पदों के लिए योग्य बनाना था। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। इसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी। चार्ल्स विल्किंस संस्कृत का ज्ञान प्राप्त प्रथम अंग्रेज था, जिसने 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई। इसके प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक बने, लेकिन 1802 में इस कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया। लेकिन बाद में भी यह संस्था चलती रही। हालांकि इसके स्थान पर बाद में 1806 में हेलोब्री कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके कारण फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य गौण हो गया। 1813 में चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इससे इस कॉलेज को कुछ नहीं मिला। अतः 1884 में 1854 में कंपनी और कॉलेज के विभागाध्यक्ष के नजरिए में फर्क के कारण, आपसी खींचतान के कारण 1854 में यह कॉलेज बंद कर दिया गया। अंग्रेज धर्म प्रचार एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए श्री रामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। श्री रामपुर या सेरामपुर एक डच बस्ती थी और रहकर डॉक्टर यहाँ रहकर डॉक्टर केरी मॉर्समैन और वार्ड ने भारत में शिक्षा व ईसाई धर्म के प्रसार हेतु प्रयास किए। इन तीनों विद्वानों को श्री रामपुर तरई कहा जाता है। थॉमस मिडल्टन नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की थी। राजाराम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइट ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। राजाराम मोहन राय को प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक और जनतांत्रिक विचारों से प्रभावित होकर अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत किया। हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज था। प्रसिद्ध प्राच्यविद एच एच विल्सन ने 1823 में हिंदू कॉलेज के प्रथम अतिथि प्राध्यापक बने। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट के अनुसार मानवता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। इसके अनुसार अंग्रेजी विद्यालय का जाल बिछा देना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया। 1800
13 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए प्रति वर्ष साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत के स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए अंग्रेजी प्रदेशवासियों में विज्ञान और आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करें। कलकत्ता के बिशप पद गठित किया गया। राजस्व की व्यवस्था की। थॉमस मिडल्टन को पहला बिशप नियुक्त किया गया। इसने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज खोला। शिक्षा के माध्यम पर विवाद। लोक शिक्षा की सामान्य समिति 1823 में जो गठित हुई थी के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में दो गुटों में विभाजित हुए, जिसमें एक प्राच्य विद्या परंपरागत भारतीय शिक्षा और का समर्थक दल था और दूसरा जो आंग्ल शिक्षा समर्थक दल। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता एच टी प्रिंसेप, एच एच विल्सन विल्सन, कॉलब्रुक, विलियम जोन्स, मुनरो, एल्फिंस्टन, मेलकम थे। दूसरी ओर आंग्लवादी दल के नेता चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ट्रेवलियन ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उग्र होते देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरणात्मक लेख प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक हिस्सा भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकुला मिनट्स को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाए। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो रंग और रक्त से भारतीय हो किंतु वैचारिक रूप से अंग्रेज हो। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया। वैसे मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावी हुई थी। वायसराय डलहौजी की कार्यकारिणी के कानूनी सदस्य और शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बैथून ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1849 में एक विद्यालय स्थापित किया। बैथून की मृत्यु 1852 मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता बालिका विद्यालय का संचालन अपने हाथों में लिया। 2 वर्ष तक अपनी तरफ से खर्चा किया। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बनाया कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित करवाई जाएगी तथा इसी वर्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 के चार्टर के नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड को भारत के संदर्भ में व्यापक शिक्षा नीति तैयार करने का निर्देश दिया। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रावधान किया गया था। इससे पूर्व बेंटिंक ने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी और 1847 में टॉमसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 9 जुलाई 1854 को भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहत योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स के डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना का चार्ल्स के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें
उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। महिला शिक्षा हेतु प्रयास के क्रम में दिसंबर में 1856 में ब्राउन के नेतृत्व में रावलपिंडी में महिला विद्यालय खोला गया। कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक-एक लोक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना बनाई जाए, जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता प्रथम विश्वविद्यालय, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिसका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 1857 में हुई। कैनिंग इसके पहले कुलपति तथा केल्विन पहले उपकुलपति बने। 18 जुलाई 1857 को बम्बई तथा 5 सितंबर 1857 को मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। वुड डिस्पैच के सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत समाप्त हो गया। पूना में 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, वामन शिवराम आप्टे, उनके मित्र महादेव वल्लाल नामजोशी तथा विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के द्वारा की गई थी। हंटर कमीशन 1882-83 लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक 20 सदस्यीय आयोग 8 जिसमें 8 सदस्य भारतीय थे 20 सदस्यीय आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय सुझाने थे। आयोग की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन में सरकार को हट जाना चाहिए। इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता, विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो, एक में साहित्यिक शिक्षा हो जो विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे, दूसरे में व्यावसायिक व्यापारिक जीवन की शिक्षा दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाए। हंटर कमीशन की सिफारिश पर पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। रेले कमीशन 1902 1901 में कर्जन ने भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों को एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1902 में भारत में प्रथम शिक्षा महानिदेशक के रूप में एच ऑरेंज की नियुक्ति की गई। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे। भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिनका कार्यालय 6 वर्ष का होगा। उपसदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी होगी। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय के सेनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो या निषेधाधिकार का अधिकार दिया गया। कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए सैडलर आयोग ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। साथ ही 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में भी सहायता दी गई। कर्जन ने कृषि शिक्षा में सुधार और अनुसंधान कार्य के लिए 1905 में बिहार प्रांत के पूसा नामक स्थान पर कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना की। 1910 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की। शिक्षा विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था।
1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखते हुए 6 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग की। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय ही की गई। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी एच. डब्ल्यू. ऑरेंज था। सेडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, 1917। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सेडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया गया। सेडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद दो भारतीय सदस्य थे। सेडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा पर भी जोर दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी। जाकिर हुसैन समिति, 1937। 1937 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बुनियादी शिक्षा के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक बेसिक नेशनल एजुकेशन नियुक्त की गई, जिसने दिसंबर 1937 में अपनी रिपोर्ट दी। सार्जेंट योजना, 1944। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना पेश की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार है। देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष की उम्र के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सार्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ ही भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया। राधाकृष्णन आयोग, 1948-49। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसी आयोग की सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया गया तथा संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में इसे स्वायत्त बनाया गया। अ, शिक्षा के क्षेत्र में बने प्रमुख आयोग और समितियाँ कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के समय यह गठित हुए थे और उनसे संबंधित कुछ विशेष विवरण इस सारणी के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले नंबर पर है मैकाले स्मरण पत्र। मैकाले स्मरण पत्र 1835 का है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। इसमें उल्लेख किया गया कि उच्च शिक्षा व प्रशासन की भाषा अंग्रेजी को बनाया जाए। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा और प्रशासन की भाषा बनाने का उल्लेख जो मैकाले स्मरण पत्र 1835 में मिलता है। दूसरा जेम्स टॉमसन प्लान। जेम्स टॉमसन प्लान लॉर्ड एलनब्रो के समय आया था। कॉलेज शिक्षा के अतिरिक्त समस्त शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए। मैकाले स्मरण पत्र ने उच्च शिक्षा और प्रशासन की भाषा अंग्रेजी को कहा था और जेम्स टॉमसन प्लान ने कॉलेज शिक्षा के अतिरिक्त समस्त जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दिए जाने का प्रावधान किया। वुड डिस्पेच 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय। इसमें इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में दी जाए। इसकी सिफारिश पर 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। मैकाले स्मरण पत्र में उच्च शिक्षा अंग्रेजी में देने का उल्लेख किया। जेम्स थॉमसन में कॉलेज के अलावा सभी शिक्षा स्थानीय भाषा में दिए जाने का उल्लेख किया और वुड डिस्पेच में प्राथमिक शिक्षा जो देसी भाषा यानी कि स्थानीय भाषा में देने का उल्लेख किया गया है। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन के समय। इसका कार्यक्षेत्र केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा था। इसने शिक्षा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। रेलवे कमीशन 1902 लॉर्ड कर्जन के समय। इसका कार्यक्षेत्र केवल विश्वविद्यालय शिक्षा था। इसी के सुझाव पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इस आयोग का विचार था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। अगर विश्वविद्यालय
की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। सैडलर आयोग में महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। हार्टोंग समिति 1929 लॉर्ड इरविन के समय मिडिल स्कूल के पश्चात छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE का पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई। 1935 में किया गया। वर्धा योजना 1937 वर्धा योजना 1937 लॉर्ड लिथगो के समय गांधी जी के मस्तिष्क की उपज बताया। बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। बच्चों को आरंभिक 7 वर्षों तक मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए और उसके पश्चात है जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इसका उल्लेख वर्धा योजना 1937 में किया गया था। इसके पश्चात सार्जेंट योजना 1944 लॉर्ड वेवेल के समय 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। जो RT एक्ट बना था 2009 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसका सबसे पहले उल्लेख सार्जेंट योजना में किया गया था 1944 में, जिसे लागू तोड़ मरोड़ करते हुए 2009 में RT एक्ट बना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई थी। तो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और इस हेतु देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। तो ये थे प्रमुख आयोग। इसके बाद कुछ विविध तथ्य शिक्षा से संबंधित। 1952 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया, जिसने सम्मान विद्यालय तथा शिक्षा नीति की सिफारिश प्रस्तुत की। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत में 1906 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। 1906 के अंदर बड़ौदा रियासत के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो लागू की गई थी। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं 10 रुपये महीने से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क करने का विधेयक इंपीरियल काउंसिल में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 16 मार्च 1911 को रखा गया, जो सरकारी बहुमत के कारण अस्वीकृत हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में केवल 13 मत और विपक्ष में 38 मत आए थे। महात्मा गांधी ने 1937 में अपने पत्र हरिजन में शिक्षा पर लेख प्रकाशित किया और अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। चार्ल्स एचिसन आयोग 1855 में प्रतियोगी परीक्षाएं आरंभ हुई। 1886 में सर चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने सेवाओं को 2 भागों में विभक्त किया, इंडियन सिविल सर्विस और प्रांतीय सिविल सर्विस। प्रांतीय सिविल में उच्च तथा निम्न 2 प्रकार की सेवाएं स्थापित की। निम्न श्रेणी में तहसीलदार, मामलातदार आदि पदाधिकारी थे। इंडियन सिविल सर्विस के लोगों को निर्णय लेने का अधिकार था। इसी आयोग ने 1892 में अधिनियम से अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की अनुशंसा की है। इस्लिंगटन आयोग इस आयोग का गठन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय गठित किया गया, जिसकी सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम 1922 में लंदन और इलाहाबाद में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सिफारिश पर ली आयोग का गठन किया गया तथा 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये था भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। 9वां चैप्टर ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियनों ने अपनी पत्र पत्रिकाएं आरंभ की। इन पत्रों के 2 उद्देश्य थे, सूचना एवं रोचकता। इन पत्रों में यूरोप एवं इंग्लैंड में प्रकाशित पत्रों तथा पत्रिकाओं से विस्तृत उद्धरण भी सम्मिलित किए जाते थे। भारत में छापाखाना खोलने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में पहली पुस्तक 1557 में गोवा के जेसुइट पादरियों ने छापी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में छापाखाना स्थापित किया। एक असंतुष्ट डच व्यापारी विलियम बोल्ट्स ने भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करने के लिए
1766 में एक स्वतंत्र समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे निर्वासित कर दिया। बंगाल गज बंगाल गजट साप्ताहिक पत्र के रूप में 1780 में हिक्की ने आरंभ किया। पत्रिका में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों की आलोचना की गई। परिणाम स्वरूप हिक्की के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई तथा 1782 में पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। कुछ समय पश्चात ड्यून ने भी अपनी पत्रिका इंडियन वर्ल्ड में कॉर्नवालिस के विरुद्ध कुछ सामग्री प्रकाशित की। परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की गई। 1796 में मैकेनेली, जो टेलीग्राफ का संपादक था, ने एक लेख को प्रकाशित कर अधिकारियों को नाराज कर दिया। इस लेख में उसने कुछ सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे। उसी वर्ष कलकत्ता गजट के संपादक पर भी अभियोग लगाया गया। 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने सरकार की स्थिति को देखते हुए देश में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। यह निर्देश दिया गया कि समाचार पत्रों पर संपादकों तथा पत्र स्वामियों के नाम प्रकाशित हो। प्रकाशक को प्रकाशित किया जाने वाला समाचार प्री सेंसरशिप के लिए सरकारी सचिव को भेजना पड़ता था। 1807 में इस अधिनियम के दायरे में पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा पैम्पलेट भी शामिल कर ली गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। सरकार ने बंगाल हिरकारू के संपादक चार्ल्स मैकलिन के विरुद्ध कार्यवाही की। 1813 से 23 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने की नीति का अनुसरण किया। उसने 1813 में सेंसर के संबंध में नियमों में कुछ परिवर्तन किया तथा 5 वर्षों के पश्चात सेंसर समाप्त कर दिया गया। 1818 में सेंसर समाप्त करने के फलस्वरूप नए समाचार पत्र अस्तित्व में आए। जे.एस. बर्किंघम ने 1818 में कलकत्ता जनरल निकाला। उसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मद्रास के गवर्नर, कलकत्ता के मुख्य बिशप के बारे में भी लिखा। हिक्की हुएन के समान उसे भी देश से निकाल दिया गया। 1823 के नियम, रेगुलेशन ऑफ 1823, जॉन एडम्स। भारत सरकार ने मुनरो की सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा नए नियमों को रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 1823 में प्रस्तुत किया। इन नियमों के अनुसार सरकार ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी छापाखाना स्थापित नहीं किया जाएगा तथा कोई भी समाचार पत्र अथवा पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। लाइसेंस के बिना प्रकाशन पर 400 रुपये का जुर्माना, कारावास का दंड दिया जा सकता था। अनुज्ञप्ति नियम के बाद राजाराम मोहन राय का मिरातुल अखबार बंद करना पड़ा। बंकिंघम को भी इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्ति प्रदाता, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, चार्ल्स मैटकॉफ। 1823 में बने नियम 1835 तक जारी रहे। 1835 में उन्हें सर चार्ल्स मैटकॉफ ने रद्द कर दिया। उसने यह कदम तब उठाया जब वह गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था। उसे इस कार्य में लॉर्ड मैकाले ने सहायता दी कि उस समय भारत में सरकार का विधि सदस्य था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाचार पत्र पर ब्रिटेन के समाचार पत्रों की भांति ही स्वतंत्र हो गए। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप सर चार्ल्स मैटकॉफ को भारत से वापस बुला लिया गया। अब केवल मुद्रकों एवं प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी पड़ती थी। 1857 का लाइसेंसिंग अधिनियम, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। समाचार पत्र 1835 से 1857 तक स्वतंत्र रहे, किंतु 1857 के विद्रोह को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि देश में समाचार पत्रों में पाबंदियां लगाई जाए। परिणाम स्वरूप एक अधिनियम पारित किया गया जिससे छापेखानों की स्थापना को नियमित किया जा सके तथा प्रकाशित पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के प्रसार पर पाबंदी लगाई जा सके। ये पाबंदियों अस्थायी थी तथा विद्रोह के पश्चात उन्हें वापस ले लिया गया। 1860 में दी बंगाली अमृत बाजार पत्रिका बंगाल में तथा अखबार ए आम लाहौर में साप्ताहिक पत्रिका के पत्रों के रूप में आरंभ किए गए। 1867 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1867।
1823 का अधिनियम, जिसे चार्ल्स मैटकॉफ ने 1835 में रद्द कर दिया, 1867 में पुनः लागू कर दिया गया। इस नए अधिनियम का उद्देश्य छापाखानों तथा समाचार पत्रों को नियमित करना तथा ब्रिटिश भारत में प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियां सुरक्षित करना तथा उन पर पाबंदियां लगाना था। 1867 का अधिनियम आज भी संशोधित रूप में लागू है। 1867 के अधिनियम के द्वारा मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रणालय के स्थान का नाम प्रकाशित करना आवश्यक था। वहाबी आंदोलन के कारण राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1870 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में धारा 124 ए जोड़ दी गई। इसके द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया। 1878 का भारतीय भाषा समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 या इसे गैंगिंग एक्ट कहा गया। लॉर्ड लेटन ने 1878 में 9वें अधिनियम द्वारा सरकारी आलोचना को दबाने के उद्देश्य से यह कानून पास किया। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम के द्वारा मजिस्ट्रेट को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह प्रांतीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक को जमानत जमा करने की आज्ञा दे तथा इससे इस प्रकार का शपथ पत्र भरवा सके कि वह ऐसी किसी भी सामग्री का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सरकार के प्रति घृणा की भावना बढ़े अथवा भारतीयों से परस्पर वैमनस्य बढ़े। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोमप्रकाश समाचार पत्र पर लागू हुआ तथा ढाका प्रकाश, सहचर, भारत मिहिर समाचार पत्रों पर कार्यवाही हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने के लिए इंडियन एसोसिएशन के द्वारा कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जो किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर पहला विरोध प्रदर्शन था। बंगाल के जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इस सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस अधिनियम को मुंह बंद कराने वाला अधिनियम कहा गया। पायोनियर अखबार ने इस अधिनियम का पूर्ण समर्थन किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा 19 जनवरी 1882 में रद्द कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पारित किया गया। 1908 का समाचार पत्र अपराधों को भड़काने वाला अधिनियम। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन तथा उसके भारत विरोध नीति के परिणाम स्वरूप देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। परिणाम स्वरूप लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा यह अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वह ऐसे छापे खानों को जब्त कर सकता है जिसमें ऐसा समाचार पत्र प्रकाशित हो जो हिंसा को भड़काने वाला हो। 1908 में अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण युगांतर, संध्या तथा वंदे मातरम ने अपना प्रकाशन बंद कर लिया। 1910 का भारतीय मुद्रणालय अधिनियम द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। 1910 के अधिनियम के द्वारा मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वे कम से कम 500, अधिक से अधिक 2000 रुपए की जमानत समाचार पत्रों के मुद्रणालयों तथा समाचार पत्रों के प्रकाशकों से प्राप्त कर सके। स्थानीय सरकार को अधिकार दिया गया कि समाचार पत्रों के मुद्रणालयों तथा समाचार पत्रों के प्रकाशकों को कम से कम 500 रुपए, अधिक से अधिक 5000 रुपए जमानत ले सके। मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वह किसी जमानत के जमा करने के संबंध में उचित कार्रवाई कर सके अथवा इस संबंध में पूर्ण प्रकाशित किसी आज्ञा को किन्हीं विशेष कारणों से रद्द अथवा परिवर्तित कर सके। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के लिए 1921 में गठित की गई तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर 1908 तथा 1910 के प्रेस नियमों को रद्द कर दिया गया। 1931 का समाचार पत्र संकटकालीन अधिकार अधिनियम द इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर 1931। 1929 में कांग्रेस ने देश की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। ऐसे वातावरण में 1931 में भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन अधिकार अधिनियम स्वीकृत हुआ।
इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाना था जिसमें हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय राज्य सुरक्षा अधिनियम 1934, द इंडियन स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट 1934। इस अधिनियम का उद्देश्य देशी राज्यों के प्रशासन पर ब्रिटिश भारत के समाचार पत्रों के अकारण आक्रमण को रोकना था तथा ब्रिटिश भारत में अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार प्रदान करना जिनके द्वारा ऐसे समूहों तथा प्रदर्शनकारियों को जो अर्धसैनिक को पद्धति में संगठित हो तथा जिनका उद्देश्य भारतीय रियासतों में प्रविष्ट होना तथा असंतोष फैलाना हो, दंडित किया जाए। प्रेस ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड, प्रेस ट्रस्ट इंडियन इंडिया लिमिटेड 1948 में भारतीय पत्रकारिता की सबसे उल्लेखनीय घटना भारतीय प्रेस ट्रस्ट की स्थापना थी। इस संगठन ने भारत के तथा भारत से समाचार देने का उत्तरदायित्व लिया। ऐसा राइटर के साथ समझौता के आधार पर किया गया। इस समझौते के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को आंतरिक समाचारों के देने तथा एकत्र करने पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। प्रेस ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जिसमें लाभ प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है तथा इसकी सदस्यता अधिकार प्रत्येक भारतीय समाचार पत्र को प्राप्त है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1550 में को गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। 1556 में गोवा के पादरियों द्वारा पहली पुस्तक कॉन्क्लूजिव फिलोसॉफिक मुद्रित की। 1670 में भीमजी पारिक नामक पारसी व्यापारी प्रिंटिंग प्रेस गुजरात ले आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगवाया। प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को अंग्रेजी भाषा में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने सर्वप्रथम बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसे भारत के पहले अखबार का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार जेम्स ऑगस्टस हिकी भारत के पहले समाचार पत्र के प्रकाशक थे। 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मानहानि का केस लगाकर जेल भेज दिया तथा हिक्की का समाचार पत्र भी बंद कर दिया। गंगाधर भट्टाचार्य ने 1818 में बंगाल गजट, जो अंग्रेजी भाषा में था, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। कलकत्ता गजट यह 1784 में फ्रांसिस ग्लेडविन के द्वारा प्रारंभ किया गया। आरंभ में सशुल्क सरकारी कार्यों का प्रचार प्रसार इस पत्र के माध्यम से होता था, परंतु जब इसके लिए डाक सेवा फ्री कर दी तब यह निःशुल्क प्रचार प्रसार करता था। 1815 में यह सरकार का गजट बन गया। 1818 में इस समाचार पत्र का स्थान कलकत्ता जनरल ने ले लिया। भारत में स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रिका का जन्मदाता जेम्स बंकिंघम को माना जाता है। इनके द्वारा कलकत्ता जनरल का संपादन किया गया। सरकारी कार्यवाही के कारण बंकिंघम को 1823 में लंदन लौटना पड़ा। बंकिंघम इंग्लैंड में जाकर वहां के संसद के सदस्य बन गए। बंकिंघम जो बातें यहाँ समाचार पत्र में प्रकाशित करते थे, वही बात बाद में वे इंग्लैंड के संसद में जाकर बोलने लगे। बॉम्बे हेराल्ड यह समाचार पत्र 1789 में अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक रूप में शुरू हुआ। यह बम्बई का पहला अखबार था जिसका नाम 1791 में बॉम्बे गजट कर दिया गया। मद्रास कुरियर यह रिचर्ड जॉनसन के द्वारा 1785 में शुरू किया गया। ह्यू बॉयड इसका प्रधान संपादक था। मद्रास कुरियर मद्रास का पहला अखबार था। दिग्दर्शन पत्रिका अप्रैल 1818 में बंगाली भाषा में पहली मासिक पत्रिका का आरंभ सेराम त्रयी मिशनरी द्वारा इसे आरंभ किया गया। इसके संपादक जॉन मॉर्समैन थे। इसका अंग्रेजी अनुवाद फ्रेंड्स ऑफ इंडिया नाम से जारी होता था। समाचार दर्पण यह समाचार पत्र मई 1818 में आरंभ हुआ था, जो बंगाली भाषा का पहला साप्ताहिक अखबार था। इसके संपादक जॉन मॉर्समैन तथा काशी सेन ब्राह्मण था। बंगाल गजट यह समाचार 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य ने हरिश्चंद्र राय की सहायता से आरंभ किया। यह बंगाली भाषा का साप्ताहिक अखबार था। यह किसी भारतीय द्वारा चलाया गया पहला बंगाली अखबार था। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय ने 1821 में संवाद
कौमुदी नामक साप्ताहिक बांग्ला समाचार पत्र का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बंगाल हेराल्ड 1829 में यह समाचार पत्र द्वारकानाथ टैगोर, इसके अलावा प्रसन्न कुमार तथा राजा राम मोहन राय द्वारा यह अखबार आरंभ किया गया। इसके संपादक मोंटगोमरी मार्टिन था। संवाद प्रभाकर यह समाचार पत्र 1831 में आरंभ हुआ। बंगाली भाषा में प्रकाशित यह पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था, जो 1839 में दैनिक समाचार पत्र बन गया। यह पहला बंगाली दैनिक अखबार था। इसके संपादक ईश्वर चंद्र गुप्त थे। बॉम्बे समाचार 1822 में फर्दुंजी मर्जमान द्वारा गुजराती भाषा का पहला अखबार। जाम-ए-जमशेद 1831 में गुजराती भाषा में पी.एम. मोतीवाला द्वारा संपादित। स्त्री बोध यह प्रथम महिला द्वारा जारी अखबार था। इसे 1857 में पारसी महिला समूह द्वारा निकाला गया था। बंबई दर्पण यह समाचार पत्र 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा आरंभ किया गया, जो मराठी भाषा का पहला अखबार था। उदंत मार्तंड यह समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी भाषा का प्रथम अखबार था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे कानपुर के वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया था। सोम प्रकाश यह समाचार पत्र 1858 में बंगाली भाषा में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहासकार ताराचंद के अनुसार यह समाचार पत्र द्वारकानाथ विद्याभूषण ने शुरू किया। इसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा आरंभ करने का भी उल्लेख मिलता है। लॉर्ड लेटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पहला शिकार सोम प्रकाश अखबार ही हुआ था। हिंदू पैट्रियट यह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुखपत्र था। 1853 में यह गिरीश चंद्र घोष के संपादन में आरंभ हुआ। 1855 में इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी बनते हैं। 1868 में गिरीश चंद्र घोष इससे अलग हो गए। 1861 में कृष्णदास पाल पहले संपादक बने। कृष्णदास पाल अंग्रेज समर्थित थे, इसलिए जमींदारों के हित में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कृष्णदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। 1892 में यह समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र बन गया। हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय बाद में इस समाचार पत्र के स्थायी संपादक बने। इन्होंने इस अखबार में नील कृषकों के उत्पीड़न और नील किसानों की दुर्दशा को बार बार उजागर किया। अमृत बाजार पत्रिका यह समाचार पत्र 1868 में मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, बसंत कुमार घोष बंधुओं द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी व बंगाली भाषा में साप्ताहिक रूप में आरंभ किया गया था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में तब्दील हो गया। इंडियन मिरर यह समाचार पत्र 1861 में मनमोहन घोष के द्वारा आरंभ किया गया। इसके प्रकाशन में आर्थिक सहायता देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। केशव चंद्र सेन व नरेंद्र सेन इसके संपादक थे। केशव चंद्र सेन के द्वारा इंग्लैंड से लौटने के बाद इसे दैनिक में परिवर्तित कर दिया। उस समय उत्तर भारत में भारतीयों द्वारा संपादित होने वाला एकमात्र समाचार पत्र था। स्टेट्समैन यह समाचार पत्र 1875 में रॉबर्ट नाइट ने आरंभ किया था। यह समाचार पत्र उदारवादी दृष्टिकोण रखता था। यह ब्रिटिश सरकार व भारतीय नेताओं दोनों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता था। राष्ट्रगोफ्तार यह समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में शुरू किया गया था। इंग्लिशमैन यह रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी अखबार था, जो भारतीयों की आलोचना करता था। इसे 1821 में स्टोकलर द्वारा आरंभ किया गया। 1934 में इसका विलय स्टेट्समैन में हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स यह समाचार पत्र 1924 में अंग्रेजी भाषा में सुंदर सिंह लायलपुरी द्वारा आरंभ किया गया। 1928 में महात्मा गांधी ने के.एम. पणिकर को इसका प्रधान संपादक बनाया। द लीडर यह समाचार पत्र 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला गया था। अल हिलाल
उर्दू भाषा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही 1914 में अल बिलाग नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया। कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी भाषा का पिता कहा जाता है। प्रताप, इसका प्रकाशन 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से किया। इस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने मद्रास से प्रकाशित स्टैंडर्ड नामक अखबार को खरीदकर उसका नाम न्यू इंडिया रखा। एनी बेसेंट ने कॉमन बिल नामक अखबार का भी प्रकाशन किया था। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने 1882 में इस समाचार पत्र को निकाला, जिसका अ, अंततः बहरामजी मालाबरी ने इंडियन स्पेक्टेटर में विलय हो गया। पायनियर, इस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। इस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। द ट्रिब्यून 1881 में लाहौर में दयाल सिंह मजीठिया द्वारा संपादित किया गया। द हिंदू 1878 में मद्रास से सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा संपादित उदार राष्ट्रवादी साप्ताहिक अखबार था। मद्रास मेल 1868 में लॉसन व हेनरी कॉर्निश द्वारा संपादित भारत का प्रथम संध्याकालीन अखबार था। भारत का प्रथम संध्याकालीन अखबार मद्रास मेल 1868 से शुरू हुआ था। ध्यान प्रकाश गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1849 में पूना से आरंभ हुआ। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1945 में लखनऊ से प्रकाशित। बॉम्बे क्रॉनिकल, इसका प्रकाशन 1913 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। इस प्रकाशन के संपादक बीजी हॉर्निमन थे। स्वराज्य, इसका प्रकाशन 1921 में टी प्रकाशन ने गांधी जी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए किया। द फ्री हिंदुस्तान, अमेरिका में पहला नियमित अखबार 1908 में तारकनाथ दास ने शुरू किया था। सुधारक बाल गंगाधर तिलक से वैचारिक मतभेद होने के बाद गोपाल गणेश आगरकर ने 1888 में पूना से साप्ताहिक सुधारक शुरू किया। इस समाचार पत्र का संपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया था। फौजी ए अखबार, यह उर्दू भाषा का अखबार था जो टीपू सुल्तान के संरक्षण में 1799 में प्रकाशित हुआ था। जाम-ए-जहानुमा, उर्दू भाषा में प्रकाशित इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1822 में हरिहर दत्ता के द्वारा किया गया। चंद्रिका भवानी चरण बनर्जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, जिसने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध अभियान संचालित किया था। दी इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा संपादित समाचार पत्र। केसरी 1881 में इस पत्र का प्रकाशन बंबई से मराठी भाषा में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक मराठा समाचार पत्र प्रकाशन अंग्रेजी भाषा से किया था। बाल गंगाधर तिलक का मराठा नाम का समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का था और केसरी नामक समाचार पत्र जो मराठी भाषा में था। जीजी आगरकर ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। सर्च लाइट, इसका प्रकाशन 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा ने पटना से किया था। फॉरवर्ड चित्तरंजन दास ने 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित किया। पीपुल, लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी ने लाहौर से अपने साप्ताहिक मुखपत्र पीपुल का प्रकाशन 1925 में किया था। महात्मा गांधी, इन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी का द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र 1903 में डरबन से शुरू हुआ। महात्मा गांधी का नवजीवन समाचार पत्र हरिजन बंधु में और यंग इंडिया समाचार पत्र हरिजन में परिवर्तित हो गया। महात्मा गांधी का नवजीवन जो समाचार पत्र है यह हरिजन बंधु में और यंग इंडिया जो समाचार पत्र था यह हरिजन में परिवर्तित हो गया। महात्मा गांधी ने 1933 में पूना से अंग्रेजी में हरिजन नामक अखबार
निकाला था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गदर 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। यंग इंडिया अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग में ने 1918 में न्यूयॉर्क से इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इंदु प्रकाश इसका प्रकाशन 1862 में महादेव गोविंद रानाडा ने बंबई से किया था। 1875 में बड़ौदा के महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ को मुकदमा चलाकर गद्दी से हटा दिया। इस पर इंदु प्रकाश ने भारतीय राजाओं पर ब्रिटिश सरकार के सार्वभौम सत्ता को चुनौती दी थी। नेटिव ओपिनियन यह समाचार पत्र साप्ताहिक था जिसके संपादक विष्णुनाथ नारायण मांडलिक थे। यह समाचार पत्र इंदु प्रकाश की समाज सुधार संबंधी नीतियों को बराबर चुनौती देता रहता था। दीनबंधु यह ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज का मुख्य पत्र था। इसका संपादन कृष्णराव भालेकर करते थे। डोन सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1897 में कलकत्ता से इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। भारत श्रमजीवी इस पत्रिका का प्रकाशन 1874 में शशिपाद बनर्जी के द्वारा किया गया। कर्मयोगी अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था। बंगदर्शन बंगदर्शन एक बंगाली साहित्यिक पत्रिका थी। बंगदर्शन एक बंगाली साहित्यिक पत्रिका थी जिसकी स्थापना 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की और 1901 में रविंद्रनाथ के संपादन ने इसे पुनर्जीवित किया गया था। कूड़ी अरासू रामास्वामी नायकर ने मद्रास से तमिल भाषा में 1925 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। द इंडियन सोशल रिफॉर्मर के नटराजन ने 1890 में इस उदारवादी पत्रिका का प्रकाशन किया था। मातृभूमि मातृभूमि के माधवन नायर ने 1923 में कालीकट 1923 में कालीकट से मलयाली भाषा में इस पत्रिका का प्रकाशन किया। सुलभ समाचार केशव चंद्र सेन द्वारा संपादित। फ्री हिंदुस्तान जो तारकनाथ दास द्वारा संपादित। सर्कुलर ए आजादी है जो रामनाथ पुरी के द्वारा संपादित था। बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 1882 में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 1882 में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के संबंध में जेल में गए थे। राजाराम मोहन राय इन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राजाराम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जेम्स मिल बर्किंघम इन्हें भारत में स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रिका का जन्मदाता माना जाता है। तेज बहादुर सप्रू 1921 के समाचार पत्रों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की थी। बंबई में एस ए डांगे द्वारा गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग निकाला तथा बाद में कवि नजरुल इस्लाम के सहयोग से लंगल की स्थापना की। जमींदार समाचार पत्र के संपादक जफर अली थे। ध्यान प्रकाश मराठी अखबारों ने 1849 में केटी रानाडे के संपादन में पुणे से साप्ताहिक ध्यान प्रकाश प्रारंभ किया था। डोन सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1897 में कलकत्ता में मासिक पत्रिका डोन प्रारंभ की जो इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रवाद, धर्म, दर्शन और विज्ञान को समर्पित थी। भारत से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र भारत से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र सारणी के माध्यम से देखते हैं तो बॉम्बे टाइम्स जिसके संस्थापक थे बेनेट कोलमैन एंड कंपनी 1838 में यह प्रकाशित किया गया बम्बई से जो अंग्रेजी भाषा में था।
पायोनियर पायोनियर जो जॉन एलन ने शुरू किया था 1865 में इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा का ही अखबार था। स्टेटसमैन समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो रॉबर्ट नाइट और सुनंदा दत्ता रे थे। इन्होंने कलकत्ता के अंदर अंग्रेजी भाषा में 1878 में स्टेटसमैन समाचार पत्र शुरू किया था। स्वांत कौमुदी समाचार पत्र राजाराम मोहन राय के द्वारा 1821 में कलकत्ता से शुरू किया गया और यह बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। मिरातुल अखबार भी राजाराम मोहन राय ने शुरू किया था। यह 1822 में कलकत्ता से शुरू किया, लेकिन यह फारसी भाषा का अखबार था। यंग इंडिया महात्मा गांधी का, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और द इंडियन ओपिनियन, ये चारों ही अखबार महात्मा गांधी के थे। यंग इंडिया 1919 में शुरू किया गया, नवजीवन भी 1919 में, हरिजन 1933 में और द इंडियन ओपिनियन 1903 में। यंग इंडिया और नवजीवन दोनों अहमदाबाद से शुरू किए गए। हरिजन पत्रिका पूना से शुरू की गई और द इंडियन ओपिनियन फिनिक्स से शुरू की गई। यंग इंडिया जो 1919 में अहमदाबाद से शुरू की गई अंग्रेजी भाषा की थी। नवजीवन जो हिंदी और गुजराती में था। हरिजन अंग्रेजी में था और द इंडियन ओपिनियन भी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। बंगाल स्पेक्टेटर हेनरी विवियन डेरोजो के द्वारा शुरू किया गया 1830 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। हिंदू वी राघवाचारी और कस्तूरी बंधु के द्वारा 1878 में मद्रास से अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया। बंगाली बंगाली जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, बंगाली पत्रिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1879 में कलकत्ता से शुरू की गई थी अंग्रेजी भाषा में। इंडिपेंडेंस या जो दैनिक समाचार पत्र था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया। नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में दिल्ली से प्रकाशित किया गया अंग्रेजी भाषा में। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना ने 1911 में अंग्रेजी में प्रकाशित किया। हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू में प्रकाशित किया। डॉन डॉन जो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रकाशित किया था, जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र है वहां से प्रकाशित किया था अंग्रेजी भाषा में। हिंदू पैट्रियार्ट जो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने 1853 में कलकत्ता से प्रकाशित किया था, यह भी अंग्रेजी का समाचार पत्र था। द ट्रिब्यून जो सर दयाल सिंह मजीठिया ने 1881 में लाहौर से प्रकाशित किया था, यह भी अंग्रेजी का समाचार पत्र था। गदर गदर जो गदर पार्टी के द्वारा शुरू किया गया 1913 में सैन फ्रांसिस्को से। इसमें अनेक भाषाएं थी। बंगवासी जो जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा शुरू किया गया था 1881 में, यह कलकत्ता से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया। नेटिव ओपिनियन है जो बी एन मांडलिक के द्वारा 1864 में शुरू किया गया था, यह बंबई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। हिंदुस्तान है जो मदन मोहन मालवीय 1887 ईस्वी में संपादक रहे थे और इसके अलावा पी एन मिश्र और बाल मुकुंद भी इनके सहयोगी थे। इन्होंने काला कांकड़ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से यह हिंदी भाषा में शुरू किया था। बम्बई दर्पण जो बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1882 में बम्बई से मराठी भाषा में। बहिष्कृत भारत जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1927 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। भरत जीवन रामकृष्ण वर्मा के द्वारा शुरू किया गया था 1884 में काशी से हिंदी भाषा में। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय द्वारा 1907 में। कवि वचन सुधा पत्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 में शुरू की थी, यह उत्तर प्रदेश के बनारस से शुरू की गई थी हिंदी भाषा में। मूक नायक बहिष्कृत भारत और जनता, ये तीनों भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी। मूक नायक 1920 में बम्बई से मराठी भाषा में शुरू की गई। बहिष्कृत भारत 1927 में और जनता जो 1929 में प्रकाशित की गई थी। हिंदी प्रदीप जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित किया गया 1877 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हिंदी भाषा में। हिंदुस्तान रिव्यू सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1899 में अंग्रेजी भाषा में।
नेशन जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में, सत्यप्रकाश जो कृष्णदास मूर्ति जी के द्वारा 1852 में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, जो श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी, यह 1918 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। सोशलिस्ट सोशलिस्ट जो एस ए डांगे के द्वारा 1922 में अंग्रेजी भाषा में शुरू की गई। हिंदू पत्रिका या हिंदू समाचार पत्र महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1881 में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया। इंदु प्रकाश भी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1862 में महाराष्ट्र से मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। सत्यशोधक जो मुकुंदराव पाटिल के द्वारा 1910 में मराठी भाषा में शुरू किया गया। स्वदेश सेवक जो जीडी कुमार के द्वारा वैंकूवर कनाडा से शुरू किया गया था, गुरुमुखी लिपि में। पंजाब केसरी लाल जगत नारायण और लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन मिरर है जो देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन ने संयुक्त रूप से इसका प्रकाशन किया था 1861 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा के अंदर। सुधारक जो साप्ताहिक पत्रिका थी, गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा 1888 में शुरू की गई थी मराठी भाषा में। स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1882 में मद्रास से शुरू की गई तमिल भाषा में। जाए ए जहानुमा हरिहर दत्त के द्वारा 1822 में शुरू की गई थी कलकत्ता से उर्दू भाषा में। इंडिया पत्रिका जो सुब्रह्मण्यम भारती के द्वारा मद्रास से तमिल भाषा में प्रकाशित की गई। हिंदू रिव्यू नाम से पत्रिका जो विपिन चंद्र पाल के द्वारा 1911 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1918 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। इंडियन सोशल रिफॉर्मर के एन नटराजन के द्वारा 1890 में दक्षिणी भारत से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी। जमींदार जमींदार पत्रिका जो सिराजुद्दीन अहमद और अफर अली खान के द्वारा लाहौर से उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई थी। ईस्ट इंडिया जो हेनरी विवियन डेरोजो के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। द हिंदू जी सुब्रमण्यम के द्वारा 1878 में अंग्रेजी भाषा में। रोशनी रोशनी जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1938 में लखनऊ से प्रकाशित की गई। पिपुल पत्रिका लाला लाजपत राय के द्वारा 1925 में लाहौर से प्रकाशित की। केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे, ये दोनों ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में पुणे से शुरू किए गए थे। मराठा जो अंग्रेजी में तथा केसरी जो मराठी भाषा में है। ध्यान प्रकाश समाचार पत्रिका के टी रानाडे के द्वारा 1849 में पुणे से शुरू किया गया था मराठी भाषा के अंदर। कोड़ी अरासु रामास्वामी नायकर के द्वारा मद्रास से शुरू किया गया था तमिल भाषा में। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है यह फिरोज शाह मेहता तथा बीजी हार्निमैन के द्वारा 1913 में प्रकाशित किया गया। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1838 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। दीनबंधु जो कृष्णराव भालेकर के द्वारा 1877 में प्रकाशित हुआ। और बॉम्बे क्रॉनिकल है जो 1913 में प्रकाशित किया गया था। तो ये थे प्रमुख समाचार पत्र। इसके साथ ही हमने समाचार पत्र, प्रेस का विकास और ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास है जो आज की क्लास में दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इसके पश्चात ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 10th नंबर चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।